कुंडली क्या है? कार्मिक डेट क्या होते हैं? कर्म क्या है? क्या ये सब रिलेटेड है? हमारे पितृ कौन है? पितृदोष क्या होता है? क्या अगर किसी की कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो उसे डरना चाहिए? अगर कोई मांगलिक है तो क्या करना चाहिए? शादी होगी, नहीं होगी? अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि किस बारे में बात हो रही है। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी पे है। राधे राधे, मैं नम्रता एंड वेलकम बैक टू द चैनल भाव नम्रता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो भी इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी पे होने वाला है और आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम। She is a third generation astrologer. She has been practicing for last 40 years. Yes, you heard it right. पिछले 40 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं. She is a healer. She is a professor of English for last 35 years. बट मैं तो उनकी हिंदी की कायल हो गई. कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं. इस पॉडकास्ट के बारे में मैं ज़्यादा आपको स्पॉइलर दूंगी नहीं, बस इतना बताऊंगी कि ये वन ऑफ माय बेस्ट पॉडकास्ट है जो आज तक मैंने शूट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव नोट पे है। बहुत सारे आपके मिथ्स इसमें टूटेंगे और शायद बहुत सारी आपकी धारणा चेंज होगी। और मैं एक और बात आपको बता सकती हूँ कि आज तक आपने एस्ट्रोलॉजी पे जितने भी पॉडकास्ट देखे होंगे या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बातें सुनी होंगी, ऐसी बातें जरूर नहीं सुनी होंगी किसी एस्ट्रोलॉजर से। दिस आई प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम मैम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आपने बताया एंड आई हर्ड, आपने किसी वेबिनार में बोला था यू आर द थर्ड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर। तो एंड यू आर have been practicing for last 30 to 40 years. 40 years. From your teenage आपने बताया कि आपने start कर दिया। I started practicing when I was around 20. Okay. And third generation तो वो family में है ही सही। Okay. So welcome ma'am. और please बताइए आज हम क्या बात करने वाले हैं। पूछो जो पूछना है। अच्छा ठीक है। मेरे पे छोड़ोगी जी तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत परफेक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, थियोरी इसकी बहुत परफेक्ट एंड पावरफुल थियोरी है। इसका एप्लीकेशन, इस थियोरी का एप्लीकेशन एक आर्ट है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी परफेक्ट साइंस। बट ऐसा नहीं है कि जिस जन्म कुंडली के साथ आप पैदा हुए हो या व्हाटएवर जो आपका बर्थ चार्ट है, लाइफ उसी के हिसाब से चलेगी और उसकी कोई तोड़ नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, दैट्स जस्ट नॉट ट्रू। ओके, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक लेमैन जिसको एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स या इन पे कितना बिलीव करना चाहिए? देखो, एस्ट्रोलॉजी फैमिलीज में जनरली ना क्या होता है, जनरेशनली वो बिलीफ चलता है। ओके। जैसे शादी ब्याह पत्री मिलाते हैं जी, कुछ और ना पूछें, शादी के टाइम पे पत्री वत्री मिलाएंगे तो वो हमारी कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। लोग उसमें बहुत एक फेथ रखते हैं। पर भविष्य को जानने की जो जिज्ञासा होती है जी, कि भाई क्या है मेरे भविष्य में, क्या है मेरे भविष्य में, तो वो कोई मेरा चार्ट देख के बता दे जी, वो जब एक लत बन जाती है ना जी, तो उस समय फिर व्यक्ति उस सर्कल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। एंड वो नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। आप अगर एक ट्रबल्ड फेज से गुजर रहे हैं, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया कि मेरे साथ ये स्थितियां हैं, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, कोई पूजा, कोई उपचार, कोई उपाय, कुछ मुझे करना चाहिए, वो एक अलग बात है। ओके। सपोज एक हेल्दी इंसान, स्वस्थ इंसान डॉक्टरों के चक्कर जबरदस्ती काटने लगे
राइट। बेकार है ना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ, और फिर तब वो जो बताते हैं उसमें भी आप डिस्क्रिशन यूज करो, सेकंड ओपिनियन लो। राइट। एक डॉक्टर ने कह दिया आपको ये है, आप घबरा जाओ और आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाए, वो थोड़ी। एक सेकंड ओपिनियन लो, दूसरे डॉक्टर से भी पूछो क्या है क्या नहीं है, सेकंड के बाद थर्ड से भी जरूरत पड़े तो लो, फिर आखिरकार एक फैसला आप करोगे। वही सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी में भी होना चाहिए। जिज्ञासावश जानना बहुत गलत होता है कि मेरे चार्ट में क्या है, मैं क्या किस्मत लिखा के लाया हूं या मैं क्या किस्मत लिखा के लाई हूं, वो जानने की कोशिश अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है। पर जब आप किसी प्रॉब्लम से फेस हो तब आप जाके कंसल्ट करें, और हमेशा याद रखें कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये भी कहे कि ये गड्ढा है और आपको ये उपाय करना पड़ेगा, अगर वो उपाय फीजिबल है, अफोर्डेबल है, आप जरूर कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके मन की शांति इसमें है कि आपने पूछा, भाई आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्ची पकड़ा दी, प्रिस्क्रिप्शन दवा आपको खानी पड़ रही है, खाना तो चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इतना फेथ है तो आप जाएं, पूछें, उन्होंने जो उपाय बताए अफोर्डेबल हो, फिजिबल हो, जरूर करें। अगर कोई उपाय ऐसा बताते हैं जो अनअफोर्डेबल हो, या नहीं साहब आप इतने सारे कुओं का पानी इकट्ठा करके ही ये पूजा होती है, हम कर देंगे, तो आप इतना बंदोबस्त, यू पे सो मच, डोंट गो फॉर इट। हमेशा याद रखो आखिरी जो फैसला होता है वो हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है। तो आप अपनी आस्था वहां बना के रखो कि मेरे से अफोर्ड ये सब नहीं होगा, मेरी गुंजाइश नहीं है, पर आप पे छोड़ता हूँ, मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहती हूँ कि इसका संभव निराकरण हो जाए। आप, है ना, आप मेरे लिए रास्ता निकालो, कुछ नहीं, एक गायत्री मंत्र बोल लो, है ना, क्योंकि गायत्री मंत्र आपकी थिंकिंग को ठीक करता है। तो किसी तरह के मंत्रोपचार को करो, आप रेगुलर करो, ये सब मत पढ़ो इतने माले एक दिन में करने पड़ेंगे, भूखा ही रहना पड़ेगा, यही करना, नथिंग। हम हाउस होल्डर्स हैं, हम गृहस्थ लोग हैं जी। तो है ना, हम उन बच्चों की तरह है। आज सपोज तुम्हारी बेटी होती, तुम खाना बना रही हो और तुम्हारी बेटी आके मदद करने के नाम पे कबाड़ा ही ज्यादा करती है, तो ये थोड़ी है कि तुम ये तो एक्सेप्ट करोगी कि वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है, वही तुम्हारे लिए बहुत है जी। उतना सा हमें करना होता है भाई, हम हमारे मन की शांति के लिए वो मंत्रोपचार भी करें, जाप भी करें, जितना हमसे यथाशक्ति। पर नहीं इतना ही करने से फल मिलेगा, ऐसा नहीं। ये इसके लिए पंडित क्लास है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, जाएं, पर बेस्ट यही है कि आप खुद करें, चाहे लिमिटेड ही करें, पर आस्था ना छोड़ें, और हमेशा एक्सपेक्ट करिए कि मैं जितना संभव कर रहा हूं ना, तो मैं जो रिजल्ट चाह रहा हूं मुझे 100% मिलेगा, और आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दिस इज इट। बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी इसमें घुसना ठीक नहीं है, नहीं। और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश तो उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। ईश्वर की मर्जी जो है हो जाने दो, हम जाके ज्यादा पता लगाएं, ये करें वो करें, ये समझदारी नहीं है। ओके। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ जैसे वाइफ प्रेग्नेंट है, अब ये वो डिसाइड करते हैं, आजकल के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं करानी, आई डोंट वांट दैट मच ऑफ पेन, तो हम सी सेक्स के लिए ही जाएंगे, सिजेरियन ही कराएंगे। अब सिजेरियन करा रहे हैं, एग्जैक्टली, दिस इज माई पॉइंट, कि वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग देम कि हाँ आप इस डेट को, इस टाइम को बोलो डॉक्टर को सर्जरी कराने के लिए, बहुत अच्छा। इज इट राइट? ये मूर्खता है एक्चुअली। बच्चे को जिस घड़ी, जिस पल में संसार में प्रवेश करना है जी, वो उसी घड़ी उसी पल में प्रवेश करेगा,
आप चाहे कितना कह लो कि मैंने चाहा इसलिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, और डॉक्टर अगर आप कुछ ना करते तो भी आपका बच्चा उसी घड़ी उसी पल आता। राइट। वेरी सिंपल। मैं एक और उदाहरण देती हूँ। देखो, जब एक लेट्स से यंग गर्ल यंग बॉय, जब माँ बाप शादी तय करते हैं, कहते हैं कि साहब जोड़े तो ऊपर वाले ने बनाए, यही कहते हैं सभी माँ बाप, यही कहते हैं जोड़े ऊपर वाले ने बनाए। पर जब बच्चा अपनी मर्जी से शादी करता है, नो, तो क्या भगवान कुछ जोड़े बनाता है बाकी आप बनाते हो? क्या हिसाब किताब है? जोड़े या तो आप मानो सारे जोड़े ऊपर से ही बनते हैं, ये आपकी मूर्खता है कि आप कुछ को तो एक्सेप्टेंस देना नहीं चाहते। वो उसकी मर्जी है, वो जैसा भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी निकले आगे जाके, मर्जी उसी की है। या तो सारे जोड़े वो बनाता है या सारे जोड़े इंसानी बनाता है। हम ऐसे ही डबल गेम्स खेलते हैं। वही शादी होनी थी, ये अलग बात है, आप उसको स्वीकृति नहीं दे रहे। ये चीजें पहले तय हैं, यही होनी है, है ना। हम उसी तरह से बच्चा जिस घड़ी जिस पल उसको जन्म लेना है उसी घड़ी पल वो जन्म लेगा, चाहे आप ये कहते रहो या आपका अहंकार है कि नहीं हमने ये सी सेक्शन तय किया, ये किया, वो किया। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी होती तो सारे लेबर पेन्स के साथ उसी घड़ी उसी पल वो बच्चा पैदा होता। 100%। कई बार क्या होता है, कोविड के टाइम पे क्या होता था, शादी फिक्स कर दी, पहले से शादी फिक्स कर रखी, फिर सडनली कुछ, तो या तो वो इमीडिएटली कि भाई 50 लोगों को बुला के तुरंत शादी तो निपटा दो, तो ऐसा लगता है जैसे हमने डेट चेंज किया, पंडित जी तो कह रहे थे वो, हमने तो वो फिक्स कर दिया, अब ये सडनली इतने 2 महीने पहले हो रहा है, वो उस तिथि को हो रहा था, अभी हो रहा था, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते थे। तो मैं कहती थी ये ऊपर वाले की ये मर्जी है, जिस घड़ी जिस पल वो शादी हो जाए वो ऊपर वाले की मर्जी है। इतना दिमाग मत खराब करो कि पंडित जी ने वो कह दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर वाले की मर्जी थी, हमने अपनी मर्जी यहाँ चला ली। नहीं, जिस पल वो कर्म हो जाए वो उसकी मर्जी थी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बात कर, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ये डिस्कशन हुआ था ना, इसीलिए मुझे अभी याद रहा कि क्यों ये पेरेंट्स कर रहे हैं विदाउट, मतलब आप क्यों इंटरफेयर करना चाह रहे हो जबकि वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं है। वो बच्चे के चार्ट में जो होना होगा वो वही होगा। हाँ, और वो एक कार्मिक अकाउंट है जो हम यहाँ क्लियर करने आते हैं। सो नाउ कमिंग टू कार्मिक अकाउंट्स, तो ये कितना हद तक सच है मैम कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आते हैं? ओके, तो तुम कर्म से क्या समझती हो? कर्म से अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और हम जो मेंटली डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है वो है कर्म। नहीं? ओके। जब एक 4 साल का बच्चा पूछता है कि मेरी छोटी बहन कहाँ से आई या मेरा छोटा भाई कहाँ से आया, तो उसको उसके माँ बाप क्या कहते हैं? यही कहते हैं भगवान जी ने भेजा। यही कहते हैं ना। वही 4 साल का बच्चा बड़ा होता है, 10th ग्रेड तक जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें पूछा जाता है कि भाई बच्चा पैदा कैसे होता है, संसार में कैसे आता है। तो क्या ये जो अब 10th ग्रेड में पहुंच गया लिख सकता है कि भगवान जी भेजते हैं? नहीं। अगर वो लिखे तो टीचर क्या करेगी? क्रॉस करके 0 दे देगी। तो क्या वो जवाब गलत था कि भगवान जी भेजते हैं? नहीं। चीजें सही गलत केवल ये दो डब्बे नहीं होते। देखो, लाइफ के एक अवस्था में कुछ चीजें वैलिड होती हैं, वही चीजें आगे जाकर लाइफ में वैलिड नहीं होती। 4 साल के बच्चे के लिए ये बिल्कुल वैलिड यानी उपयुक्त जवाब था कि भगवान जी भेजते हैं। भगवान जी ने भेजा तुम्हारे भैया को, बहन को, किसी को भी। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका माइंड एक्सपैंड करता है, वो अब सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह समझ सकता है,
तो अब वो 10th ग्रेड में जो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन का जवाब देगा, वो यहां से जवाब नहीं देगा, वहां से देगा। राइट। उसी तरह से कर्म एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, बहुत डीप थ्योरी है, पर उसके लेवल्स ऑफ लर्निंग बहुत सारे हैं। और हम अटके पड़े यहां हैं कि हमने कुछ किया, अब हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये कर्म है। अच्छे कर्म करो भाई, ताकि तुम्हें दुख ना भोगना पड़े। तुम अच्छा करो ताकि तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिले। एक फूल का पौधा अच्छे के अलावा कुछ नहीं करता, ढेर पूजा के फूल देता है। एक गाय चली आती है, पौधे को खा जाती है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हो। ये जो है 4 साल के बच्चे के लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सही करना, गलत करना, क्योंकि वो हमें सही और गलत की पहचान बिल्कुल होनी चाहिए। पर सही और गलत भी फिक्स्ड डब्बे नहीं है। भाई चोरी गलत है, बिल्कुल माना चोरी गलत है। 5 साल का बच्चा भूख से तड़प रहा है और वो डबल रोटी चुरा लेता है, आप क्या कहोगे? नहीं, गलत नहीं है, उसको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत, भूखा था ले लिया, वो भूखा था उसने ले लिया, है ना जी। तो वो जो एक्शन है कर्म, कर्म का मतलब द एक्शन दैट यू आर डूइंग। सही गलत वो चीज नहीं है, वो भी बहुत सिचुएशंस, बहुत सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो हर चीज, ये 2 डब्बे नहीं है, सही और गलत। कर्म का मतलब हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, कर्म का मतलब वह जो आपने खुद के प्रति किया। आपने जो खुद के प्रति किया वो है कर्म। क्या मतलब है खुद के प्रति? आपने जिस चीज को स्वीकृति दे दी, आपके अंदर ईश्वर का एक, जिसको हम कहते हैं ना सागर और सागर का बूंद, तो वो उसको आप कैरी करके चल रहे हो, इसीलिए आप जीवित हो। जिस दिन इंसान मर जाता है वो शरीर वहीं का वहीं रह जाता है, वो जिसको हम लाइफ फोर्स या प्राण कहते हैं वो तो चला जाता है जी। तो वो ताकत को आप अपने अंदर लेकर चल रहे हो, है ना। आप जिस चीज को स्वीकृति दे दो, वो ताकत आपको वो चीज लाके दे देगी। फिर वो आपके भले में हो, आपके नुकसान में हो, आपको अपना माइंड सही तरीके से यूज करना आना होगा। माइंड बहुत बड़ी ताकत है, आप यहां उसको प्रॉपरली यूज करके उसको क्लीन करने के लिए आते हो, ना कि किसी कर्म की भरपाई करने। इसलिए कार्मिक अकाउंट ये सब ठीक है, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक डेट, ये सब बिल्कुल ठीक बातें हैं, पर वो एक बहुत प्राइमरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको समझना है कि आप अपने माइंड को कैसे प्रॉपर यूज करो, कैसे लोगों को तरीके से देखो, कैसे संसार को सही तरीके से समझो, और कैसे आप पहचानो कि आप कौन हो। हम इसके लिए आते हैं। चाकू चाकू होता है, चाकू ना गलत है, ना खराब है, ना अच्छा है, ना बुरा है, कुछ भी नहीं है। कि तुम रसोई में खड़ी हो सब्जी काटने, तो वो चाकू फर्स्ट क्लास चीज है। वही चाकू 4 साल के बच्चे के हाथ बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि चाकू पावरफुल है टू डू गुड एंड टू डू बैड। हम इस संसार में उन 4 सालों के बच्चों की तरह हैं जो इतने बड़े पावर को लेकर चल रहे हैं और उसको 4 साल के बच्चे की तरह मिसयूज कर रहे हैं माइंड। तो उसको ढंग से चलाना, उसको सीखना, उसको क्लीन करना, उसके जालों को हटाना, ये करने आते हैं। ये हमारा पर्पस है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? सपोज तुम मेरे से पूछो कि इन सब में फिर एस्ट्रोलॉजी फिट कहाँ होता है, क्या है? हम कुछ लेकर आए हैं। आपका चार्ट ये शो करता है कि आपके लाइफ में वो जो 12 खाने हैं जो मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को गवर्न करते हैं, वहां कहीं कोई ग्रह नीच पड़ा है, कहीं कोई ग्रह कुछ और पड़ा हुआ है, कोई ग्रह शत्रु क्षेत्र में पड़ा है, जो भी है उन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको काम करना है।
दोज आर द एरियाज ऑफ लाइफ जिसमें आपको सुधार करना है, ओके, है ना कि आप ये सोचो कि नहीं ऐसा है तो ये बदल ही नहीं सकता, या मैं ये अंगूठी पहनूं तो ही बदलेगा, या मैं इतना दान पुण्य करूं तो ही बदलेगा। नहीं, आप उस क्षेत्र में अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को करेक्ट करो, लाइफ वैसे अच्छी हो जाएगी। सही। ये पर्पस होता है इसका। थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया। मैं हाँ जी, इससे पहले कि अच्छा पूछो तुम, नहीं तो नहीं आप बोलिए। हाँ। देखो, सपोज मैं तुम्हें एक पेन ड्राइव दूं, दिखाऊं बाहर से, जी, और मैं तुमसे कहूं कि तुम इसको बाहर से देख के बता दो कि इसके अंदर क्या क्या डेटा स्टोर्ड है, तो तुम क्या बता पाओगी? बाहर से पेन ड्राइव को देख के बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो तुम मुझे कहोगे कि नहीं ऐसे नहीं, आप इसको लैपटॉप में अंदर डालो, तो मैं लैपटॉप में भी अंदर डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ नम्रता कुछ नहीं हुआ। तुम कहोगी अरे मैम ऐसे थोड़ी, अब आप सिस्टम को पावर करो। आपने लैपटॉप को और पेन ड्राइव को तो कनेक्ट कर दिया, पर ये सिस्टम को पावर तो करो। बैटरी है ना, तो इस लैपटॉप को चालू तो करो। तो जैसे ही मैंने वो दबाई तो वो बैटरी की वजह से वो पूरा लैपटॉप चालू हो गया, और अब पेन ड्राइव में जो फाइल्स हैं वो लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखेगी। पर वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर स्क्रीन को बिलोंग करते हैं या पेन ड्राइव को? लैपटॉप को बिलोंग करते हैं या पेन ड्राइव को? पेन ड्राइव को, क्योंकि हम जैसे ही पेन ड्राइव को खींच लेंगे स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा। उसी तरह से हम जन्म लेने से पहले हम ईश्वर का वो अंश है, और हमारे पास वो पेन ड्राइव है जिसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल माइंड, पितरों का माइंड। वो हमारे पास है। वो हम नहीं है। मैं पेन ड्राइव नहीं हूं, मेरे पास एक पेन ड्राइव है। मैं मेरा माइंड नहीं हूं, मेरे पास माइंड है। उस माइंड में आज दिन तक हमारे जितने एंसेस्टर्स आए हैं, और विशेष रूप से 2-3 पीढ़ी, उनकी सोच, उनके साथ जो मुसीबतें आई, उन्होंने जो गलत सोचा जिसकी वजह से कुछ गलत परिणाम आए, उनके सामने जो डिफिकल्टीज आई, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आई, उनकी जो माइंडसेट है, वो सारा वहां स्टोर्ड है। वो सारा स्टोर्ड है। ये पेन ड्राइव है, एंसेस्ट्रल माइंड। अब उस एंसेस्ट्रल माइंड को अगर पेन ड्राइव में से मुझे कुछ डेटा हटाना है या कुछ नया स्टोर करना है, तो मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ी ना। वैसे अगर ये जो एंसेस्ट्रल माइंड है, इसमें बहुत गलत सलत पैटर्न्स हैं, सोचने के, विचारने के, बिहेव करने के, बहुत सारी गलत धारणाएं गलत सलत है। इसलिए उस माइंड को, जैसे पेन ड्राइव को लैपटॉप की जरूरत पड़ी, माइंड को बॉडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जो ईश्वर का अंश है, शरीर धारण करते हैं जो लैपटॉप की तरह है, और फिर उसमें माइंड कनेक्ट होता है जो पेन ड्राइव की तरह है, और हम पहली सांस लेते हैं, बैटरी ऑन है, सब दिखेगा। अब हम लाइफ को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रही है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो कितना गलत कर रहे हैं, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा फलाना डिमाकड़ा, हुएवर, वो सब आप ही के तो फाइल और फोल्डर के, आपके पेन ड्राइव के फाइल एंड फोल्डर हैं। आपसे पहले आए हुए लोगों ने इन सिचुएशंस को जैसे भी डील किया, वो सब कचरा भरा पड़ा है। आप यहाँ साफ करने उनको आए हो, उन चीजों को ठीक करने आए हो, ना कि अपने किसी कार्मिक अकाउंट। यू हैव टू लुक एट दोस सिचुएशंस एंड यू हैव टू डिसाइड हाउ दे नीड टू बी करेक्टेड। ये आपकी स्टोरी है ही नहीं। आप इसको लेकर आए हो क्योंकि आप एंसेस्ट्रल पेन ड्राइव को लेकर आए हो, आपका माइंड है। तो आपको सद्बुद्धि का यूज करके, सही कर्म करके, उन चीजों के बारे में धारणाएं बदलनी है, तो आपका माइंड क्लीन एंड क्लियर होता है। ये है पर्पस लाइफ का। हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। वो तो चलती जाएंगी, एंसेस्ट्रल पेन ड्राइव
चलता रहता है। आज तुम्हारे बच्चे हैं, तुम भी हो, बच्चे भी हो, उनके पास ऑलरेडी वो सारा डेटा है। राइट। हम नहीं करेंगे एज पेरेंट्स, उनको करना पड़ जाएगा, पर करना किसी को तो पड़ेगा ही सही। ओके। इस तरीके से चलता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा कार्मिक डेट हमारे एंसेस्टर की तरफ था इसलिए हमें ये करना पड़ रहा। नहीं, वही एंसेस्ट्रल एनर्जीज रिसाइकल होके, तुम्हें क्या पता तुम कौन हो, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी जो सास है वो कौन से तुम्हारी एंसेस्ट्रल एनर्जी, ये अलग अलग एनर्जीज नहीं, हाँ रिसाइकलिंग है ना। सो इट कुड बी समबडी सम मदर इन सम अर्लियर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसके साथ कुछ खाते थे, आज तुम उसे अपनी सास की तरह, तुम मतलब कोई भी उसको अनुभव करता है। तो वो जो एक्शन है, आज हमें डिफरेंट बिहेवियर्स, उसको अलग तरीके से समझकर अलग बिहेवियर्स ऑफर करने हैं। अब हम उस खाते को ऐसे क्लीन करते हैं। ओके। तो हमें, जैसे आजकल की जनरेशन है वो पितृ पक्ष में बिलीव नहीं करती, तो हमें बिलीव करना चाहिए उसमें? देखो, इसमें बिलीव करने नहीं बिलीव करने वाली बात नहीं है। कोई भी चीज जो ये कहे कि ऐसा नहीं करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा, उसको मत मानो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ईश्वर ही हो। ईश्वर में नहीं मानोगे तो तुम दुख पाओगे, डोंट, क्योंकि ईश्वर का अंश तुम खुद हो। इसे तुम्हें कुछ भी, जो भी नेगेटिव चीज है उसको नहीं मान्यता देनी, स्वीकृति नहीं देनी। पर हाँ, समझदारी इसमें है, ये जो छोटी मोटी चीजें हम रिचुअल्स करते हैं पितरों के नाम पे, व्हाटएवर रिचुअल्स करते हैं, ये टोकन है। हम अपने माइंड को सिखा रहे हैं कि देखो इनके साथ जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं, उनका जो भी करेक्शन करना है, मैं करने को तैयार हूं, मेरे लिए रास्ता खोलो। ये मैसेज है। वो करने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। बट वो हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम इसको एक सिग्नल समझो कि मैं उस काम को करने को रेडी हूं, और मेरे से करा लो जो तुम्हें कराना है, मैं करने को रेडी हूं। ये है। इसलिए उसको ना मानने में मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बुरा रिजल्ट, मैं कह रही हूँ जिन चीजों को मानकर हम टोकन कुछ कर सकते हैं उसको करो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर ना कर सको तो ये मत सोचो कि नहीं किया तो फिर बहुत बुरा, नथिंग एट ऑल। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि कलयुग के ही कुंडली में मैक्सिमम लोगों को पितृदोष है? बहुत जनरल हो गया आजकल पितृदोष। ऐसी कोई भी कुंडली नहीं है जिसमें पितृदोष ना हो, नॉट अ सिंगल। क्योंकि पितृदोष एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक ये ही पितृदोष है। कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स, आप चाहते कुछ है और उसके रास्ते में रोड़े बहुत बड़े बड़े हैं, वो दोष है, वो पितृदोष है। और वो पितृदोष इसलिए है क्योंकि आपसे पहले किसी जनरेशन के लोगों ने उसे एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल की तरह फेस किया। एक एग्जांपल देती हूँ नम्रता। देखो, थिंक ऑफ अ कपल, एक दंपति हैं, उनका 24 साल का बेटा है, एक ही बच्चा है उनका, इकलौती औलाद है, और वो 24 साल की औलाद रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। अब ये जो माँ बाप हैं, ये क्या महसूस, मैंने एक बात कही थी कि कर्म वो है जो आप खुद के प्रति करते हो, वो भी इसमें समझ लो। तो वो माँ बाप का जो दुख है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल है। एंड वो जो लोग हैं वो जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, उसमें संभवतः वह यही सोचेंगे कि इससे अच्छा हमारी औलाद ही ना होती तो अच्छा रहता। क्योंकि औलाद हो, फिर उस औलाद के साथ ऐसा हो, उसका दर्द तो सहनीय है। इससे तो ईश्वर हमें औलाद ही ना देता, अच्छा होता। ये उन्होंने बहुत गहरी फीलिंग में उन्होंने ऐसा सोच लिया, है ना। अब 2-3 पीढ़ी बीत जाएंगी, यही 2 लोग साथ आएंगे, शादी हो जाएगी, दर दर भटकेंगे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, टैरो क्या, न्यूमरोलॉजी क्या, घर का वास्तु बदलने क्या, बच्चा नहीं हो रहा।
कर्म तो उन्होंने अपने प्रति तभी कर लिया ना, राइट। बच्चा ना हो वही ठीक है। हमारे अंदर एक शक्ति है जो कहती है तथास्तु हर हमारे फैसले के लिए। So, हो गया तथास्तु। अब तुम पैदा हुए हो उस चीज को सुधारने के लिए। ओके। अब यहाँ गलती क्या हुई, जब वो इकलौती औलाद गुजरी तो ये तो देखा कि हाँ गुजर गई, क्यों मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। जो करना चाहिए था नहीं किया, बस वो फैसला कर लिया कि बहुत बुरा हुआ, इससे अच्छा तो औलाद ही नहीं होती, बहुत बढ़िया होता। इसको ठीक तो करना पड़ेगा। ये कर्म तुमने अपने प्रति किया है, अब तुम भुगतो, बच्चे नहीं होंगे, दर दर भटको, एक न एक दिन सीखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहे मेरे बच्चे, वो सीखोगे, फिर शायद यहां तक समझ आएगी, फिर ये भी सीखना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों। अगर मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ मतलब मेरी किसी भी पीढ़ी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें थोड़ी पता कौन वापस क्या बन के लौट के आया, हमें वहां तक जानने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें वो मेरे साथ क्यों हुआ ये जानना जरूरी नहीं। मेरी कुंडली में लिखा था, ओके कुंडली में लिखा था, कुंडली में क्यों लिखा था, क्यों ऐसी कुंडली क्यों लिखाई, क्यों वो दोष क्यों आया आपकी कुंडली में, ये सारी बहुत लंबी लर्निंग है, बहुत लंबी लर्निंग। तो हम ये डिविजनल चार्ट्स को देख के समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था इनके साथ पास्ट में? ये सब कर सकते हैं बट उसका कभी इलाज नहीं कर पाओगे। ओके। उसको जान के क्या, आजकल तो फेसबुक खोलो दुनिया भर की, कभी जाना ही नहीं चाहिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कभी नहीं जाना चाहिए। आजकल बहुत चल रहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, नहीं जाना चाहिए, आकाशिक रीडिंग, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में अटक जाओगे कहीं। यू शुड नॉट डू ऑल दिस, जाओ ही मत उस डायरेक्शन। आजकल बहुत लोग आकाशिक रीडिंग ले रहे वो हैं। सब ठीक है। कभी भी ईश्वर के टेरिटरी में दखल मत दो। विश्वास करो, अगर संकट है सामने तो या तो पूछो ज्योतिषी से, अगर अफोर्डेबल है करा लो, नहीं तो आस्था रख के किसी एक मंत्र को ऐसा पकड़ लो कि उसको सहारा बना के आप, कि मेरे को आप रास्ता दो, मेरे पास तो सिर्फ ये है करने को, मैं इसके दम पर क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, आप रास्ता दिखाओ, शुड बी इनफ। बट ट्राइंग टू गेट इनटू दिस, ये माइंड के रीजन में जा रहे हो, ये कुछ ना कुछ गलत होके अटक जाएगा, वो चीज फिर सही होके रहेगी। यू शुड नॉट, आपको नहीं पता माइंड में किसका क्या देख रहे हो, इट्स द एंसेस्ट्रल माइंड, कभी नहीं। यू शुड नॉट गो देयर। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ माइंड ब्लॉकेज, इट्स अ माइंड ब्लॉक, इट्स अ माइंड ब्लॉक, इट्स अ माइंड ब्लॉक, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। तो जब तक अगर हम उस ब्लॉकेज से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारे साथ होते रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करती हैं, देखो एक पीढ़ी बहुत जम के पूजा पाठ करती है, जरूरी नहीं है वही पीढ़ी उसको करेक्ट कर पाए। ये जो हम करते हैं ना, ये श्राद्ध, वो पक्ष जो आता है हमारा, पितृ पक्ष आता है, उसमें हम जो एक पीढ़ी बहुत रिलीजियसली उसको करती है, मे बी अगली पीढ़ी उसको फॉलो करती है, मे बी थर्ड पीढ़ी कहती है हम तो नहीं मानते, दिस इज नॉट साइंटिफिक, दिस इज नॉट लॉजिकल, सो दे मे एंड अप डूइंग समथिंग जो कि रिचुअलिस्टिक ना हो बट एक्शनेबल हो, इम्प्लीमेंटेशन हो इन चीजों। इसीलिए आजकल देखो ना हीलिंग वगैरह कितना लोग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न्स को चेंज करने के लिए हीलिंग लेते हैं, बहुत सारे चैंट्स करते हैं, तो वो इन चीजों में नहीं विश्वास करते, पर कुछ और कर रहे हैं। पर फैमिलीज में जब ये जनरेशनली ये भी रिचुअल्स चलती हैं, तो एक ना एक पीढ़ी इसको ठीक भी करती है, उठ के बैठती है कि मैं ठीक करूंगी या करूंगा। 3-4 भाइयों में से एक जना वो जिम्मेदारी लेके, 3-4 बहनों में से somebody in some generation ठीक 100% करता है। वो भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और उसी के चलते ये सब है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह। मैं एडवाइस किसी को नहीं देती, ठीक है जो लोग जो कर रहे हैं, बट पर्सनली आई डोंट एडवाइस कि पीपल शुड गो। ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड एंड डोंट गेट इनटू ऑल दिस एरियाज। ओके। अगर आपके पास कोई अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स लेके आता है, इफ अ कपल इज फेसिंग सम प्रॉब्लम या एनीवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो आप उनको क्या, आप जैसे रीडिंग कर लिए,
तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? मैं रीडिंग करके उनको वो पैटर्न्स करेक्शन करने का, जब तुमने मेरा टीन पेरेंटिंग जी, वेबिनार जी। लिया था, तो आई टोल्ड यू आई हैव कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, जी, तो समवेयर इन बिटवीन वो अटकेंगे. ओके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, साल भर लगेगा, इट विल बी एक्सपेंसिव, बट फिर आई विल गिव यू 100% सॉल्यूशन. ये ओके, ऐसे ठीक होती है ये. अच्छा, सिर्फ पूजा पाठ से भी नहीं होती, क्योंकि इंसान को जो सीखना होता है माइंड रिलेटेड, वो तो करना पड़ता है, उससे बच नहीं पाता. वो शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी. ये है. ओके, गॉट इट. हाँ. मतलब हमें अपने ब्लॉकेजेस से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार उस लूप में जाते फंसते जाओगे. रहोगे. ओके. बस. और ये इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप किसी का हेल्प लो. देखो, डिपेंड करता है अगेन व्यक्ति कहाँ खड़ा है. अगर वो, जैसे मैंने कहा 4 साल का बच्चा, ये दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू द सोल. हम बॉडी के लिए यहाँ आते ही नहीं, हम सोल के एवोल्यूशन के लिए आते हैं. द एवोल्यूशन ऑफ द सोल, सीढ़ी बाय सीढ़ी उस सोल को चढ़ना है. तो वो सपोज सोल वहां 80 साल का इंसान है, सोल वही 4 साल के बच्चे के लेवल पे अटकी है. सिंपल रिचुअल से भी रिजल्ट्स आ जाते हैं. हॉरोस्कोप ये पहनो, वो करो, ये दान पुण्य करो, रिजल्ट आ जाता है. डिपेंड करता है. पर जब बहुत बड़ी संकट आती है, तो जनरली सोल रेडी है कुछ बहुत बड़ा सीखने को, फिर उस व्यक्ति को जरूर कुछ करना होता है, सीखना पड़ता है. दैट इज इट. कभी भी ये लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़े बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मेरी लाइफ में इतने दुख है. नहीं नहीं नहीं. आपकी सोल इतनी परिपक्व हो चुकी है कि अब वो कुछ और बहुत बड़ा सीखने को रेडी है. इसलिए आपके सामने इतनी बड़ी मुसीबतें हैं. 10-10 साल चलते हैं, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, ऐसी चीजें. तो अगर किसी को इस बर्थ में वो एस्पायर करे कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो पॉसिबल है? See, moksha is something that I do not want to get into a discussion around. Okay. है ना, because that's not the territory that I want to enter. The thing is, वो पेन ड्राइव जो है, एंसेस्ट्रल पेन ड्राइव, उसको क्लीन करने के लिए, उसके पैटर्न्स को ठीक करने के लिए हम बार बार आते हैं. है ना. जिस दिन उस पेन ड्राइव में 2 तरह की इंफॉर्मेशन है. एक, मैं कौन हूं सच में, मतलब मैं उस ईश्वर का अंश हूं, राइट, ट्रूथ. और दूसरा, दुनिया भर की गलत सलत पैटर्न्स जो हमारे. तो हम कैसे सोच लें कि मुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं होता. जिस दिन वो एंसेस्ट्रल पेन ड्राइव क्लीन हो जाएगा, उसके बाद जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा ही साफ कर दिया. राइट. उस दिन यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है. वो मोक्ष है. जब सारे पैटर्न्स हील हो जाएं. राइट. तो मेरे हिसाब से वी कैन नॉट होप कि इस जन्म में वो सारा हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. है ना. सो दैट्स हाउ. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए आप, तो वो बोलते हैं अरे आपका ये प्लैनेट तो रेट्रो है, ये मतलब वक्री है, तो नहीं आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, अरे तो कुंडली ही खराब है. तो ऐसे होता है कि वक्री ग्रह का मतलब कि ये सोल बहुत आगे आ चुकी है और अब इसको ये पास्ट का ये एंसेस्ट्रल वर्क, इसको वक्री का मतलब रेट्रोग्रेड, बैकवर्ड मोशन. So backward motion is always you are standing here generations before you. Okay. So their patterns need to be healed and you will do it in all probability. मुसीबतें बड़ी सारी आएंगी, बट वो आ ही इसलिए रही हैं कि आप जग जाओ और आप अपना काम करो. भाई जब हम स्कूल जाते थे, या आज तुम मदर हो, बच्चा छोटा है, 7:40 पे स्कूल बस आएगी, 7 बजे तुम किचन से 2 पराठे सेक के आती हो, देखती हो बच्चा सो रहा है, उठाती हो, वॉट एवर द नेम इज, गौरव उठो, बस आने वाली है, कहता हूँ. तुम वापस जाती हो किचन में, कुछ और करती हो, 7:15 बजे वापस आके देखती हो बच्चा अभी भी सो रहा है, तो अब की तुम थोड़ी जोर से बोलती हो, गौरव उठो, बस आने वाली है, 7:15 बज रहे हैं. उठ के बैठता है, कहता हाँ, तुम सोचती हो जग गया,
वापस किचन में जाती हो, कुछ कुछ और करती हो, 7:30 बजे आती हो, फिर सो रहा है, अब क्या करती हो, हिलाती हो उसको, उठो, और हड़बड़ करके वो उठता है। लाइफ ऐसे चैलेंजेस फेंकती है, लाइफ छोटा चैलेंज फेंकती है, हम सो रहे होते हैं, फिर बड़ा चैलेंज फेंकती है, 7:15 बज गए, उठो, नहीं करते, 7:30 बहुत बड़ा फेंकती है, तब भी नहीं उठे, तो फिर वी आर नॉट डूइंग दैट वर्क। तो नेक्स्ट जनरेशन में यू विल फाइंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, ये वो समथिंग, यू योरसेल्फ विल कम बैक विथ लॉट्स ऑफ रेट्रोग्रेड, गुरु वक्री, शनि वक्री, और सम अदर, मंगल शुक्र वक्री। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे काम इस जन्म में तुम्हें करना है, दैट्स द इंडिकेशन, नथिंग एल्स, नॉट दैट इट कैन नॉट चेंज, नथिंग एट ऑल। इट्स अ वेरी पावरफुल हॉरोस्कोप रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के साथ, पावरफुल टू डू द एक्शन टू करेक्ट। और बोलते हैं जैसे प्लैनेट कंबस्ट है सन के साथ, तो वो सारे प्लैनेट बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंबस्ट का मतलब कि वो सन ने उसकी सारी एनर्जी ले ली एक तरीके से, है ना, जैसे शुक्र है, बुध है, तो सन ने उनकी एनर्जी ले ली, तो वो आपके लिए इंडिकेशन है कि आपके चार्ट में शुक्र जिस भी चीज को इंडिकेट कर रहा है उसकी तरफ एनर्जीज आपको बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? आपकी बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे, आपकी बहुत गलत सलत उसके बारे में धारणाएं होंगी, उन पर आप काम करो, उनको आप ठीक करो, तो वो कंबस्ट प्लैनेट का इफेक्ट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कंसिडर कर सकते ना कि नहीं भैया तुम्हारी कुंडली का कुछ भी नहीं होगा? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा कभी नहीं होता। ज्योतिष से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष से ऊपर बहुत सारी चीजें मतलब आप एंड आपके एक्शंस हमेशा ज्योतिष के किसी भी प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर ही होंगे। आप सब कुछ कर सकते हो और ठान लोगे तो बिल्कुल करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट 2-3 डेज में मैंने देखा कि जिनके भी चार्ट्स में कंबस्ट प्लैनेट थे, रेट्रोग्रेड, कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड भी थे, they have done exceptionally well something. हाँ, yes, why not? तो मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऐसा बोल देते हैं कि नहीं आप तो कुछ नहीं कर सकती, आपकी कुंडली में वो मानना ही नहीं चाहिए तो मैक्सिमम, लेकिन मैम यही हो रहा है, होता है, इसीलिए आपको मानना नहीं चाहिए। देखो एक व्यक्ति है जिसको कि लेट अस से कोई बीमारी है जी, आज से 100 साल पहले तो शायद मलेरिया भी होता था या टाइफॉइड होता था, तो डॉक्टर्स कहते थे तू तो गया, टाइफॉइड हो है ना, डॉक्टर कहता था तू तो गया, जनरली यही होता था। इसका ये मतलब नहीं है टाइफॉइड है इसलिए मर जाएगा, ये डॉक्टर्स की नॉलेज यहीं तक है, उनको नहीं पता टाइफॉइड को ठीक कैसे करना है। ये सच्चाई थोड़ी है, ये डॉक्टर्स के नॉलेज की अपर लिमिट है, Isn't it? जब तक कोविड का हमारे पास इलाज नहीं था, बहुत तो गया, बट वैक्सीन आया, सो नाउ वी न्यू कि ओके लाइक दैट। जब कोई एस्ट्रोलॉजर नेगेटिव कुछ कहे तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी लाइफ की सच्चाई है, आपको ये समझना चाहिए कि ये इस एस्ट्रोलॉजर के नॉलेज की यहीं तक सीमा है। मैं इसके आगे नहीं है। I'll give you an example. कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो कहता है तुम्हारा तो मार्केश लगा हुआ है, तुम्हारा ये होने वाला है, एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस डिजीज, तुम तो नहीं बच रहे। अभी व्यक्ति क्या एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके अंदर की शक्ति उसको तथास्तु कह देगी, ठीक है, और ये चल मर भी जाएगा। बट अगर ये उस वक्त, ये जब एस्ट्रोलॉजर उसको नेगेटिव बोल रहा होता है, अगर इस वक्त ये व्यक्ति सोच ले कि नहीं मुझे मेरे ऊपर वाले पे भरोसा है, ठीक है तुमने बता दिया कि मेरा समय बहुत खराब है एंड मेरे को इस तरह की बीमारी है, पर मुझे उस पर भरोसा है कि अगर मैं जीना चाहूं और अगर मैं जिस भी काम के लिए यहाँ आया हूँ उस काम को मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे लंबी आयु मिले, मुझे मिलेगा। अगर वो ये भरोसा रख ले तो उसको केवल एक झाड़ फूंक वाला मिल जाएगा जो कुछ झाड़ फूंक कर देगा और ये ठीक हो जाएगा। राइट। यहाँ मैं ना अपना एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं छोटी थी तो मैं 7 में होंगी, 7 या 8 में, तो मैं ना फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं दे पाई थी ड्यू टू हाई फीवर एंड समथिंग, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाई।
एंड आई वाज स्टडिंग, लेकिन मुझे स्कूल से बोला गया था कि यू हैव टू गेट द एवरेज ऑफ 40, दो यू हैव नॉट गिवन, ठीक है, बिकॉज यू हैव गिवन 2-3 एग्जाम्स, सो वी आर कंसिडरिंग दैट यू इन ऑल द पेपर्स आपको 40 लाना पड़ेगा। आई थॉट ओके ठीक है, क्या हो गया। तो किसी ने उस समय मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा, बोला नहीं नहीं ये तो इसका तो मर्क्यूरी सन से कंबस्ट है, ये तो 8th स्टैंडर्ड के आगे पढ़ेगी ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं है इसके यहाँ, बुद्धि ही नहीं है, ठीक है। वो बोल के चले गए। उन्होंने मेरा हाथ भी देखा, बोले इसमें पढ़ाई की रेखा ही नहीं है इसके। चलो ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सेकेंड टर्मिनल और फाइनल एग्जाम दिया। समहाउ अब इसको बोल दीजिए कि ये कुछ प्रॉब्लम था, मेरे 4 पेपर्स में बाय मिस्टेक या मेरी जो क्लास टीचर होगी वो हो सकता है अपने बच्चे को दे दिया हो एवरेज निकालने के लिए, 4 सब्जेक्ट में एवरेज गलत निकाला हुआ था। एंड इन माय रिजल्ट इट वाज रिटन डिटेन्ड। तो मेरे पापा लेके आए, बोले कि तो बोल ही रहे थे नहीं पढ़ेगी, देखो ऐसा हो गया। somehow पता नहीं मुझे क्यों लगा कि बोले नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, मेरे इतने अच्छे मार्क्स से ये एवरेज हो ही नहीं सकता, तो कोई बोल दिया इसलिए मैं मान लूं। और मैंने बैठ के कैलकुलेशन किया और मेरे 4 सब्जेक्ट्स में गलत एवरेज थे। फिर स्कूल गए और सब कुछ रिजॉल्व हो गया। टुडे आई एम MBA फाइनेंस। दैट्स इट। अगर मैं मान लेती कि अच्छा मैं तो पढ़ने ही वाली नहीं हूँ, मेरे हाथ में तो रेखा ही नहीं है, तो फिर वो तो सच नहीं हो पढ़ जाता। पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट योर माइंड एक्सेप्ट्स फिर वो हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चैलेंज करता है, गो अगेंस्ट दैट। बिल्कुल। और दम दिखाओ। दम झाड़ फूंक में नहीं है, दम इसमें नहीं है, दम आपके विश्वास पे है। आपको सही जगह अपना विश्वास टिकाना है। ज्योतिषी पे विश्वास मत टिकाओ, ऊपर वाले पे टिकाओ, वहां बना के रखो, तो आपको कोई ना कोई आके पानी पिला जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। उस पानी में दम नहीं है, पर आपके विश्वास में दम है। आपने सही जगह विश्वास रखा तो आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ आके ऐसा कर जाएगा, दे जाएगा, जिससे आपका काम बन गया। और आप देखो कि मेरा ठीक है मर्क्यूरी कंबस्ट है, तो मैं कृष्ण पे इतना बिलीव करती हूँ, और बोलते हैं कि कृष्ण इज मर्क्यूरी, रिलेटेड टू मर्क्यूरी, और मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं कर सकते। बस बहुत अच्छी बात है, वो विश्वास हमेशा रखना चाहिए। तो मैं सीरियसली सबको यही बोलना चाहूंगी, अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कोई गलती कुछ भी हो, डरो मत उससे। एग्जैक्टली। तो आपने ये सही कहा कि किसी अच्छे से मिल लो, उनकी वहीं तक लिमिट है। आप किसी अच्छे से मिल लो, बस। अच्छे से मिलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अच्छे मतलब ज्यादा नॉलेज, ओके, क्योंकि वो 3-4 लोग आपको ये कह सकते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये गड्ढा है, वो है। कितने सारे लोग कह रहे हैं गड्ढे, तो भी ऊपर वाले पे विश्वास करो कि नहीं तुम मुझे रास्ता दोगे और ये ठीक होगा मेरा, ये विश्वास रखो। क्योंकि जिस चीज को तुम हामी दे दोगे, तुम्हारी जो है एक विश्व, उन्होंने कह दिया मैंने मान लिया, तो वो रिजल्ट आएगा। तुम ना मान के ऊपर वाले पे विश्वास रखो कि जो भी है आप रास्ता दिखाओ, रास्ता है, आप दिखाओ, कैसे भी जो मुझसे कराना है करा लो, पर मुझे ये फल चाहिए। वो विश्वास अगर बनाए रखोगे तो रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। पर कभी यूं गए, कभी डाउट कर रहे हैं, कभी यूं, ये नहीं काम करते। अडिग रहना है बिल्कुल वहां। योर फेथ शुड बी सो हाई। मैं सच बता रही हूँ, आप पहले एस्ट्रोलॉजर से मैं मिल रही हूँ जो ये बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे उतना बिलीव मत करो जितना आप अपने आप पे और भगवान पे विश्वास करो। बस एस्ट्रोलॉजी पे इतना नहीं विश्वास करना जितना आपको अपने ऊपर वाले पे विश्वास करना है। आप उसकी औलाद हो, उसने आपके लिए बुरा नहीं लिखा। आपने कुछ गलत सलत सोच लिया, पता नहीं कौन से जन्म में क्या हुआ, कौन से एंसेस्टर्स, क्या बहुत सारे पैटर्न्स गड्ढे वड्डे आ गए, पर आप उसकी औलाद हो, वो आपको वो रिजल्ट देगा अगर आप वहां जुड़ सकते हो। और यही घूमते रहेंगे, ये इस माया जाल में घूम के इधर उधर इलाज ढूंढते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ चीजें आप अफोर्ड कर पाओ, हर एक अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इवन पूजा पाठ बहुत महंगा होता है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग। और कोई भगवान नहीं कहता कि ये मेरे को नहीं चढ़ाया तो तेरा काम कैसे बनेगा। नो गॉड सेज दिस। हम साधारण माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे तू तो परम पिता है, हमको ये कहेगा क्या? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इट इज जस्ट सही चीज में विश्वास करो, आपकी भावना है, भावना सही रखो। मेरे से जो बन पड़ा मैंने किया,
हाँ, बस विश्वास बनाए रखो, दिस विश्वास इज द मेन थिंग, राइट। मतलब ये आपने बहुत सही बात बोली है। और मुझे लगता है ये आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत होता हूँ, कि इतना नॉलेज आप अपनी कुंडली के मतलब कि इतना एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा नॉलेज ले लो कि भैया कोई बोल रहा है तो मानो नहीं, कि हाँ नहीं इतना भी खराब नहीं है मेरा चार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर है तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तोड़ मेरा ऊपर वाला मेरे लिए निकालेगा। ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ओके, ये सब कुछ करवा सकता है। आधा डाउट आधा विश्वास नहीं आपका। और विश्वास का ये मतलब नहीं है सुबह शाम पूजा पाठ करना। आपको सही चीजों में विश्वास करना है। ये ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। मैंने कुछ गलत सलत सोच लिया, पता नहीं क्या हुआ, सम पैटर्न है, बट नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ। ये ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। ये आपको हम बहुत कंफ्यूज थिंकिंग करते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। अरे रेप, मर्डर, एक्सीडेंट ऊपर वाले की मर्जी से हो रहे हैं क्या? तुम्हारी मर्जी से हो रहे हैं? नहीं, मेरी मर्जी से कैसे हो रहे हैं? यही तो है गलत सलत पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। जब हम पालते हैं तो उसके गलत सलत रिजल्ट्स दुनिया में हम देखते हैं, पर वो ऊपर वाले की मर्जी से नहीं हो रही। वो चाकू 4 साल के बच्चे के हाथ में है, उस समझदार गृहिणी के हाथ में नहीं है। इतनी सी बात है। द थिंकिंग हैज टू करेक्ट ऑल दीज थिंग्स चेंज। और एक मेरे मन में क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें किसी ने कहा कि मंगल दोष जो है, मांगलिक जो कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता है और ये आपका पीछा नहीं छोड़ता। और उन्होंने ऐश्वर्या राय और अभिषेक की एग्जाम्पल दिया कि ठीक है, उन्होंने कुछ भी इधर उधर शादी कर लो एंड दे गॉट मैरिड। क्या हो रहा अब तो सेपरेशन हो रहा है। आई डोंट नो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बट उन्होंने इसको हम एक ऐसी स्थिति मान लेते हैं। हाँ, वो कंक्लूड कर दिए कि देखिए अब तो सेपरेशन हो रहा, अगर अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का उनका सेपरेशन हो जाएगा। तो मैरिज इज ओवर। हाँ, किसी ने तो something. ऐसा होता है क्या? लिसन, किसी ने कह दिया मंगल दोष है, ये है वो है, ये शादी मंगल दोष होता है तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। रिमेम्बर अमिताभ बच्चन पैदल गए थे सिद्धि विनायक तक एंड ऑल दैट इज देयर। ये सब है। द थिंग वॉज दैट ही बिलीव्ड कि क्योंकि ये दोष है इसलिए मन में वो डर तो छुपा हुआ था ही सही, वो डर नहीं गया। ये उपाय करने से क्या होता है? डर तो वही था, इन चीजों में, गलत चीजों में विश्वास था कि ऐसा होता है। उस समय ये विश्वास नहीं कर पाए कि देखो शादी आपकी मर्जी से होती है, इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, इनके ग्रह नहीं मिल रहे, यू टेक केयर, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आप संभालोगे, मुझे विश्वास है कि ये शादी 100% चलेगी, चाहे दुनिया का कोई ज्योतिषी कुछ भी कह रहा हो। क्या वो विश्वास इतना पक्का था? नहीं था। ज्योतिषियों पे ज्यादा विश्वास था, पैदल चले गए साहब, ये कर लिया वो कर लिया, मन में तो वो डर छुपा रहा कि मंगल दोष होता है तो शादियां नहीं चलती। हो गया, तथास्तु कह दिया उस शक्ति ने, अंदर हो गई। ओके, that is why I'm using this as an example. I don't know, right. But the thing is कि आप उस ईश्वर की औलाद हो, आप जिस चीज को स्वीकृति दे दोगे कि हाँ ऐसा, तो वो वैसा, राइट। क्योंकि हाँ, आत्मा ही परमात्मा है। बस आपको सही जगह, जो ईश्वर की मर्जी है, उसके अलावा हर चीज आपकी नेगेटिविटी है। ओके, जो सच है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर ने डिवोर्स, तलाक, सेपरेशन नहीं बनाए, ये आपकी नेगेटिविटी ने बनाए, राइट, नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग ने बनाए। सत्य क्या है? जहां ईश्वर मिलाता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेपरेशन, राइट। बिलीव इन दैट। Don't believe that because I have this planet and he has this planet, so this will happen. Don't believe all this. तो हमें ये सब पे बिलीव नहीं रखना है। हाँ, नहीं, सही जगह विश्वास बना के रखो। डरो मत, डर को हटा दो मन से कि ज्योतिषी ने ये कहा, एस्ट्रोलॉजर, whoever, whatever, don't have faith always. Okay. तो जैसे अभी बोलते हैं शनि वक्री चल रहे हैं तो दुनिया में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मंगल वक्री चल रहे हैं इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ऐसा होता है? मतलब ये तो होता है भाई। वक्री क्यों होते हैं?
वक्री इसलिए होते हैं क्योंकि दे वांट यू टू करेक्ट समथिंग फ्रॉम द पास्ट। Okay. वक्री का एज आई टोल्ड यू, रेट्रोग्रेड का मतलब वो पास्ट की चीजों को रिव्यू के लिए सामने लेकर आएंगे। तो गलत चीजों को ही तो सुधारने के लिए लाएंगे, सुधरी हुई चीजों को थोड़ी लाएंगे। इसलिए जो कष्ट चल रहा है, जो संकट है, वॉट एवर इज हैपनिंग, वो करेक्शन के लिए आया है ना, सबके लिए, फॉर एवरीबडी, Okay. फॉर एवरीबडी, बट एवरीबडी नीड नॉट डू दैट वर्क। किसी के सामने वो एक मुसीबत बन के सामने, ग्रह तो वक्री सबके लिए है, Right. बट डिपेंडिंग ऑन द चार्ट किसी को उस एरिया में काम करना पड़ेगा। किसी थर्ड हाउस वाला प्लैनेट है वो वक्री, तो पर्सन सी द परसेप्शन नीड्स टू चेंज, बट वो ठीक है, नहीं किया तो कोई आफत नहीं है। बट इफ सम अदर इंपॉर्टेंट हाउस जिसमें कि सामने कोई मुसीबत खड़ी ही है, मैरिज वाले हाउस में, सो अभी उथल पुथल सारा मैरिज का चल रहा है, तो उस पीरियड में काम करना ही पड़ेगा उसमें। यू विल हैव टू डू। रेट्रोग्रेड प्लैनेट सबके लिए रेट्रोग्रेड है। Okay. पर आप अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो सोल वाइज, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक घर में, एक परिवार में आज तुम्हारे 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सपोज इन लॉज होते, लाइट का बिल आया, तुम्हारे बच्चे को थोड़ी हेडेक करना है कि ये बिल का पैसा कहां से जाएगा। ही इज अ चाइल्ड, इट्स फॉर यू टू डू इट। लाइक दैट, एक परिवार के अंदर somebody is required to do some important work in that area. वक्री दुनिया के लिए है, पर सबको काम करने की जरूरत नहीं है। Okay. कुछ लोगों के लिए अर्जेंट हो जाता है कि अब तुम करो ही सही। Okay. क्लियर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ हो रहा है, वहां आग लग रही है, वहां बाढ़ आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट डूइंग इट। इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी वर्क्स लाइक दिस, दैट्स इट। अभी 15 नवंबर को सीधे भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पीरियड में बहुत मेहनत की है, दे विल सी एन इम्प्रूव्ड रिजल्ट। ओके, दैट्स इट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके चार्ट में कोई भी रेट्रोग्रेड है, प्लैनेट वक्री है, तो आप ये बिलीव ना करें कि नहीं, वो बस आपको थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क कराने के लिए आया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराएगा। हाँ, लेकिन रिजल्ट अगर आप करोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। 100%, 100%, 100%, 100%। इट इज अप टू दैट इंडिविजुअल कि वो कितना वर्क कर रहा है। यस, हाउ मच ऑफ दैट वर्क टू चेंज दोस पैटर्न्स ही इज एबल टू डू। अब इसी के सीरीज में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर किसी की कुंडली मैच नहीं हो रही है, जैसे बोलते हैं कि एक शादी के लिए 18 गुण मिलने चाहिए जी, अगर मान लीजिए किसी के नहीं मिल रहे हैं, तो ये डिक्लेयर कर देना कि ये तो मैरिज चलेगा ही नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी नजर में ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें 4 गुण मिल रहे हैं, मैरिज इज थ्राइविंग, और 32 गुण मिल रहे हैं, मतलब दे हैव नॉट डिवोर्स्ड बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ, 28 गुण मिल रहे हैं। ओके, हाँ, ये नहीं होता। ये देखो, बहुत अगेन एवरीथिंग इज एट अ लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। As the soul progresses to higher levels, नियम कानून बदल जाते हैं। वहां फिर वो 28 गुण वाले के भी शादी खतरे में है, उसको सीखना ही पड़ेगा। कुछ होगा, समथिंग मस्ट बी देयर इन द हॉरोस्कोप रिगार्डिंग मैरिज, जो कि गुण मिलने से क्या होता है, ग्रह भी मिलान होना होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू मैरिज जो डेफिनेटली मांग रहा होगा कि भाई इसमें पैटर्न्स चेंज करने हैं। Okay. तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, नहीं है। हम सब अलग अलग सीढ़ियों पे खड़े हैं। right. आप ग्रेड कर सकते हो कि ये प्राइमरी लेवल है, ये हाई स्कूल लेवल है, 2 मान लो, right. है ना। तो यहाँ कुछ अलग ही चीजें काम करती हैं। right. हाँ यही सच है, हाँ यही सच है, दिस इज व्हाट। वहां ये सब कुछ भी काम नहीं करता। right. चमकती हुई कुंडली है तो भी प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम बोले कि किसी नेटल का चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई होगा प्लैनेट जो उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा उसकी मैरिड लाइफ, अगर वो बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाए, हाँ, अगर वो ठान ले कि नहीं मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा,
जो भी प्रॉब्लम है मेरा मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से, मैं उसको खुद से सॉल्व करूंगा। वी विल सिट, वी विल टॉक, we will sort it out, वी विल सॉर्ट इट आउट। तो ये हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, नो डाउट। तो ये जरूरी, मुझे तो मैक्सिमम लगता है कि अगर कोई सेपरेट होता है तो उसमें हस्बैंड वाइफ की जगह मैक्सिमम लोगों का ज्यादा इनपुट रहता है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, सराउंडिंग इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उनके माइंड में ये फीड कर देते हैं, नहीं तुम्हारा तो 13 ही गुण मिला था ना, इसलिए अब तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, हाँ, तुम लोग सेपरेट हो और गए। वो लोग विश्वास भी कर लेते और हैं, वो विश्वास भी कर लेते हैं। दैट्स तो इट। मैं एक्चुअली ये एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, मैं जानती भी हूँ, जिनका ऐसा चल रहा है और नहीं अब तो नहीं होगा कुछ, दे डोंट वांट टू टेक अ स्टेप। बस कभी आपने किसी से को पसंद किया है तो अचानक से वो इंसान चेंज कैसे हो सकता है? सही बात है। You should believe on yourself and you should believe in the right things. Exactly. and शादी एक स्पिरिचुअल यूनियन है जहाँ दो लोग बहुत कुछ अपने सोल के एवोल्यूशन के लिए, शादी होती है तो हम धर्म पत्नी कहते हैं, right. धर्म है ना, why is that word used? You are here for your spiritual growth also. वो भी आपको कुछ सिखाने आया है, आप भी उसको कुछ सिखाने आए हो। वो सीखने से बच के भागते हैं, वो काम नहीं करता। इसीलिए शादी के बाद वो दो लवर्स बदल जाते हैं। हाँ, वो कहता है ये बदल गई, वो कहती है वो बदल गया, कोई नहीं बदला। वो दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर्स, यू हैव टू लर्न, दैट्स इट। तो हम ये कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो रहते हैं, क्योंकि दीज आर द लाइफ पार्टनर, और सबसे ज्यादा जो यूनियन रहता है वो इन्हीं का रहता है, तो ये सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट होता है। पेरेंटल चाइल्ड का भी बहुत ज्यादा कार्मिक अकाउंट होता है, right? Even before marriage partners, they all are binded because of a karmic account. Yes, इसीलिए वो एक ही फैमिली में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Even husband's family, same soul family है ये। Soul family is one, भले ही वो आपके bitterest enemies आपके soul family है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके सोल फैमिली। फैमिली थोड़ी ब्लड लाइन है, सोल फैमिली इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, ये तो एंडलेस टॉपिक है मैम। अगर इस पे हम बात करने जाए ना तो कितने भी देर बात कर सकते हैं, बट ड्यू टू टाइम कांस्टेंट हमें ये खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने एस्ट्रोलॉजी को लेके इतने सारे मिथ को बर्स्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। हैप्पी दैट आई केम हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और था ना डिफरेंट, मैंने बोला था कि ये डिफरेंट रहेगा। आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आज तक ऐसी बातें सुनी है कि कुंडली पे ज्यादा विश्वास मत करो, अपने कर्मों पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा आपकी लाइफ में? नहीं सुना है ना। सब तो आपको डराते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। होप आप 2025 का ईयर इस पॉजिटिव नोट से शुरू कर रहे हैं, और इसी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में जरूर उतारेंगे। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर उन लोगों से करें जो कुंडली से डरते हैं। इस पॉडकास्ट से आपको क्या सीखने मिला? बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड, है ना। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज। राधे राधे।